चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। हेलो एरीन की प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हेलो एरीन की प्रिपरेशन। हेलो एरीन, एरीन का मतलब जानते हो ना, बेंजीन से रिलेटेड जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी नॉमेनक्लेचर में एरीन लिखा जाता है। हेलो एरीन का मतलब हेलोजन लगा है बेंजीन की रिंग के ऊपर। ठीक है, इसका प्रिपरेशन हमें करना है। अगर मैं आपको रफली याद कराना चाहूँ तो बस आप याद कर लो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ाया था। तो जो एग्जाम्पल वहाँ पे दिया था एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल यहाँ पे देने जा रहा हूँ, वही आपको पढ़ना है और वही सारा प्रोसीजर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमें यहाँ पे बनाना है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन बनाना है, इसी को इसे हम क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनेगा देखो, सिंपल सी बात थी। बेंजीन और उसके जो कंपाउंड थे, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, वो कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? वो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जब आप हेलो एरीन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो सारा का सारा मैकेनिज्म कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन वाला। और दूसरी बात, जब भी कभी इस तरह के कंपाउंड का आगे कैसे बनता है, सिंपल स्टेप वही वाले। आपके पास है सबसे पहले बेंजीन। बेंजीन को मिलाया आपने Cl2 के साथ। Cl2 के साथ यहाँ पर रखा कैटलिस्ट AlCl3। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बना रहे हैं क्लोरीन के साथ, तो 2 की कमी हो गई। ठीक है, तो ये लेविस एसिड का काम करेगा, लेविस एसिड का काम। तो यहाँ पे क्लोरीन को आप कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले पहले मैं सीधे एक काम करता हूँ, पहले पूरा रिएक्शन को लिख देता हूँ, फिर मैकेनिज्म समझाऊंगा। दोबारा से समझा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना। ये क्लोरोबेंजीन हो गया, फिर यहाँ लिख देंगे HCl को उठा के। इसमें पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था इसका जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सबसे पहले स्टेप में आपने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया था। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे करा जाता है? देखो, बेंजीन का या एरोमेटिक कंपाउंड का कभी भी कोई भी रिएक्शन होगा, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल ही जनरेट करना है। फिर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की रिंग पे जाके अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा तो वहाँ से वो फर्दर सब्सटीट्यूशन कर लेगा। तो ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया इधर से फिर से क्लोरीन। इसको हम लेके आए AlCl3 की प्रेजेंस में, लेके आ गए। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर चला गया, इनके बीच में नया बॉन्ड बना, तो ये बन जाएगा AlCl3 सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, और इस पे आ गया बेटा Cl पॉजिटिव, दैट इज क्लोरोनियम आयन। इसको क्लोरोनियम आयन बोलते हैं, Cl पॉजिटिव। ठीक है, अब सुनो होता क्या है। सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बालको, देखो चक्कर क्या है इलेक्ट्रोफाइल का। यहाँ पे आपने लिया बेंजीन को, बेंजीन में कि यहाँ पर बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड, और जहाँ पाई बॉन्ड होते हैं वहाँ प्लेन के ऊपर और नीचे चार्ज होता है हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होगा तो किसको अट्रैक्ट करेगा? इस इलेक्ट्रोफाइल को जो यहाँ पे जनरेट हुआ। ये इसके पास आया, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा। आ रहा है ना? यहाँ पे क्लोरीन ऐसे आ गया, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हुआ क्या फर्दर, यहाँ पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। कितनी हो गई? sp3। और इसकी कितनी थी? याद करो, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए थी sp2, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। तो अब क्या होगा, ये अपनी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से H+ को छोड़ देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे, तो वहाँ पे क्लोरीन लगा रह जाएगा सिर्फ। क्या लगा रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन। यहाँ लगा रह गया क्लोरीन, और बाहर निकला H+। जो H+ बाहर निकला वो जाके इस वाले कंपाउंड के साथ Cl नेगेटिव, जो यहाँ से एक्स्ट्रा ये जुड़ गया था, इसके साथ HCl बना देगा, ये वाला। आया कि नहीं आया समझ में? तो ये प्रिपरेशन हो गया आपका क्लोरोबेंजीन का। अब फर्दर आपको बातें याद कुछ करनी है, कुछ बातें यहीं कहीं पढ़ाना शुरू करता हूँ, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वहीं से शुरू कर दो और याद रखना। ठीक है, ये तो पहला प्रिपरेशन हो गया आपका। इसी प्रिपरेशन में एक बात और देखो, मैं आपको यहाँ रेजोनेंस समझाता हूँ जो आपको फर्दर आगे जाके काम आएगा। देखो हुआ क्या, आपके पास बन गया क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन, इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में आपने फर्दर Cl2 मिला दिया। Cl2 मिलाने के पश्चात हुआ क्या, ध्यान से सुनो। हमने दोबारा AlCl3 को यहाँ लेके आए,
से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल दोबारा से इस पे अटैक करेगा तो कहीं ना कहीं जाके जुड़ जाएगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे बनते हैं दो प्रोडक्ट। क्या बनते हैं? दो प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन की कोई कमी नहीं होती, एक्सेस में होता है ये, तो हमारे पास Cl पॉजिटिव की भी कोई कमी नहीं होगी, जाके दो जगह लग जाएगा वो। एक लगेगा इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरा लग जाएगा इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे। इसका नाम क्या होगा? इसको बोलेंगे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। एक होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, एक होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, चलो आगे की बातें शुरू करते हैं। क्या करना है इसके अंदर, आप ध्यान से सुनो। ये सब हुआ कैसे, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप समझ लो व्हाट इज़ रेजोनेंस। क्या होता है बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए आपको मैंने 11th क्लास के अंदर 12th वालों को पढ़ाया था, और जिसको भी समझाता हूँ एक ही तरीके से समझाता हूँ। एक सिंपल सी बात याद रखो, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद चार कंडीशंस। उन चारों कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन होती है पॉजिटिव चार्ज की, दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज की, तीसरा होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चौथी होती है डबल बॉन्ड। ये चारों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो जाती है मतलब वहाँ पे रेजोनेंस लगेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की बात करूँ तो ध्यान से देखो, क्लोरोबेंजीन के अंदर हुआ क्या है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में आ रखा है, तो बचे कितने? 6, मतलब 3 लोन पेयर हैं। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखो, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद लोन पेयर, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद लोन पेयर। अगर लोन पेयर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, मतलब रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस का भगवान वाला एग्जाम्पल दिया था क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, मान लेते हैं भगवान है और आए मेरे हाथ में एक गरम गरम कोयला रख देते हैं और बोलते हैं इसको नीचे नहीं रखना, ठीक है, जितना हाथ में रखेगा उतना ज़्यादा मतलब तरक्की होगी, सब कुछ इस तरह कुछ बता रखा था। मैंने ले तो लिया, फिर भगवान गायब। फिर मैंने सोचा कि इसको अगर ज़मीन पर रखा तो दिक्कत हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया था, एक एक बच्चे को क्लास में एंटर कराया और उसके हाथ से कैच कैच खेलना शुरू कर दिया। वो जितने टाइम मेरे हाथ से दूर गया तो मेरा हाथ कम जला, मतलब इस कोयले को मैंने जितने लोगों में शेयर कर दिया उतनी ज़्यादा मेरे हाथ में स्टेबिलिटी आई और बाकी का भी हाथ नहीं जला। सेम यहाँ पर कंसेप्ट है चार्ज का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास चार्ज है क्लोरीन के पास, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास ही जमे रहे, टिके रहे, तो ये सिस्टम को अनस्टेबल कर देंगे, और अगर दौड़ गए और कहीं और शेयर हो गए किसी से तो सिस्टम को क्या कर देंगे, स्टेबल कर देंगे। अब स्टेबिलिटी के लिए देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और फिर लोन पेयर है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, कंडीशन पूरी हो रही है तो मतलब रेजोनेंस लगेगा। और रेजोनेंस क्या होता है, इट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना, एक जगह ना टिकना, उसी को बोलते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। अब देखो इस वाले कार्बन के हो जाएंगे 5 बॉन्ड। क्या हो जाएंगे, 5 बॉन्ड। वो रखेगा नहीं क्योंकि वो 4 से ऊपर बॉन्ड रख नहीं सकता, तो ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, इस वाली पोजीशन पे। इस पोजीशन को बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आई होप मैंने सारी बातें आपको 11th क्लास में समझाई हुई हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉन का पेयर नीचे डोनेट किया था तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और थोड़ा साफ साफ बनाता हूँ, ये आपका बेंजीन और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर रह गया Cl पॉजिटिव और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव चार्ज फर्दर यहाँ अटैक करेगा, ये आया पॉजिटिव चार्ज। फिर ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठेंगे और इस वाली पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में चले जाएंगे। गए, फिर गए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में, तो क्या होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे Cl पॉजिटिव है। फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएंगे, कुछ बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है, इसके फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ लिख देंगे Cl पॉजिटिव। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन आगे उठ के चले जाएंगे। ओवरऑल आप क्या देखेंगे सारे स्ट्रक्चर्स के अंदर, ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया और फिर से यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आया। तो आपको क्या बात याद रखनी है वो बताता हूँ सिर्फ, ठीक है। इन सब बातों को भूलो और देखो ध्यान से। हो सके तो आप स्क्रीन को पॉज करके जितना चाहें बना लें, वरना मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 11th क्लास में और सब जगह पे कराया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग अब जहाँ क्या ध्यान रखेंगे वो बता रहा हूँ बस मैं।
देखो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है रेजोनेंस। क्या रखना है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस के बारे में एक बात याद रखना है, दो टाइप की होती है, एक होता है प्लस आर, एक होता है माइनस आर। प्लस आर के बारे में एक बात याद रखेंगे, जब भी कोई बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, तो उसको बोलेंगे प्लस आर, और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो माइनस आर। तो अगर प्लस आर इफेक्ट हुआ तो कौन कौन सी पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। और अगर माइनस आर इफेक्ट हुआ तो मेटा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मेटा पोजीशन पे। तो एक और बात याद रखनी है, तो कोई ग्रुप ऐसा है बेंजीन पे जो आके बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा। दैट्स इट। तो आपको याद क्या रखना है, जो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और जो कोई विड्रॉ करेगा उसको बोलेंगे मेटा डायरेक्टिंग। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको सारी क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? चलो, तो पहला प्रिपरेशन आपने देख लिया हेलोएरीन का। आगे देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, एक रिएक्शन और दे रखी है आपकी प्रदीप फंडामेंटल वगैरह के अंदर, तो वो भी देख लो साथ में। फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजीन है, बेंजीन में आपके पास यहाँ CH3 है, इसको बोलते हैं टोलिन। क्या बोलते हैं? टोलिन। या चाहो तो आप इसको नाम IUPAC नाम लिख सकते हो, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। इसमें भी अगर हम Cl2 एक्सेस में ले आएँ और मिला दें तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर क्लोरीन लग जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे लग जाता है क्लोरीन। ठीक है, ये ऑर्थो लग गया, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन बोलेंगे इसको, ऑर्थो क्लोरोटोलिन, और साथ में बन जाएगा पैरा क्लोरोटोलुइन। तो इसमें बस एक ही छोटी सी बात याद रखेंगे, यहाँ पर CH3 ग्रुप जब भी कभी अल्काइल ग्रुप बेंजीन पे लगता है तो वो एक इफेक्ट लगाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं उसको? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप का प्लस आर जैसा इफेक्ट है। प्लस आर जो भी आपको मैंने समझाया, प्लस आर वाले के अंदर क्या था कि ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो ऑर्थो पे बढ़ाया उसने चार्ज और पैरा पे बढ़ाया, तो ऑर्थो और पैरा पर ही तो जाके Cl जाके जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी हम वही कैटलिस्ट रखेंगे जिसकी वजह से Cl पॉजिटिव जनरेट हुआ था। तो यहाँ ऑर्थो और पैरा वाला आपको केसेस याद रखने हैं। तो आपको लगभग सारे केस आपको समझ में आ चुके हैं यहाँ पे कैसे कैसे बना। तो ये सारा तरीका है इन सब चीज़ों को बनाने का। आई होप समझ में आया आपको। चलो, तो हेलोएरीन हाँ, हेलोएरीन की और देखो मेथड्स कौन कौन से थे। थर्ड मेथड, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। पहले देखो ये डाईएजोनियम सॉल्ट क्या होता है। बेंजीन बना लो पहले, बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा दो दैट इज कॉल्ड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये जो N2 पॉजिटिव का ग्रुप होता है इसको डाईएजोनियम बोलते हैं, डाईएजोनियम। EM क्यों बोला मैंने? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है वहाँ पे वर्ड हम यूज़ करते हैं IUM। Cl के ऊपर पॉजिटिव क्लोरोनियम, H के ऊपर पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले को EM बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को आइड बोलते हैं, IDE। ठीक है, तो डाईएजोनियम समझ में आया, इसको बोलते हैं बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, साथ में Cl नेगेटिव भी है ना। इसका है तरीका, इससे हमें बनाना है कि इस पूरे को हटा के सिर्फ हेलोजन लग जाए। ठीक है, हेलोजन लगे तो वो कैसे आएगा देखो, इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। दो नेम रिएक्शन आपको याद रखनी है मेनली। फॉर एग्जांपल यहाँ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव था। पहली रिएक्शन क्या याद रखेंगे? पहली रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर्स रिएक्शन। इस सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होना है, CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl होगा, या तो CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr होगा। कॉपर के साथ जो भी कुछ जुड़ा होता है वही जाके इस पूरे ग्रुप को हटाता है और खुद जाके जुड़ जाता है उस जगह पे। तो यहाँ बनेगा क्लोरोबेंजीन, या तो दूसरा वाला रिएक्शन हो, ये फर्स्ट रिएक्शन हुआ तो Cl जाके इस पूरे को हटा देगा, और नीचे वाला हुआ तो Br हटा देगा। मैंने दोनों को एक साथ ऑब्लिक करके लिख दिया। ठीक है, तो ये पहला वाला रिएक्शन हुआ तो क्लोरीन जुड़ जाएगा, दूसरा हुआ तो
CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या तो CuBr इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। इसमें जो भी चीज़ कॉपर के साथ जुड़ी होगी वो पूरे ग्रुप को हटा के खुद जुड़ जाएगी ऊपर। तो सैंड में रिएक्शन समझ में आया। दूसरा रिएक्शन आपका होता है गैटरमैन रिएक्शन, GATTER, गैटरमैन्स रिएक्शन। और गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लेंगे, मतलब यहाँ CuCl लिया था उसका ClBl हटा दो, खाली कॉपर लेना है। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ले लो या तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr ले लो। ये क्या करते हैं, जो जो चीज़ें H के साथ जुड़ी होती है वो पूरे को हटा देती है यहाँ पे, और वही प्रोडक्ट बना लेती हैं, या तो Cl पहले वाला हुआ तो, दूसरा हुआ तो Br, सेम सिमिलर प्रोडक्ट है। तो ये दो रिएक्शंस आपको स्पेशली याद रखनी है, डायज़ोनियम वाली और गैटरमैन वाली। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, क्लियरिटी हो चुकी है। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, 1 मिनट का ब्रेक। चलो आगे की पार्ट क्लियर स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ तक प्रिपरेशन जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एल्कीन का ख़त्म हो चुका है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी में भी स्पेशली हमें स्टार्ट कौन सी प्रॉपर्टी से करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज से। बहुत आसान है। देखो भाई कैसे स्टार्ट करना है। जब भी आप हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जब भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे हेलो एल्केन्स के, तो आपको जो याद रखना है वो मेनली क्या याद रखना है केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो रखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में याद रखना है। और अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो मैंने जो लास्ट वीडियो पढ़ाया उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में का एग्जांपल मैंने आपको RX दिया हुआ है, तो पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको वहाँ समझाया हुआ है। फिर भी मैं दोबारा एक बार रिपीट करूँगा, ठीक है। क्या करना है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखना है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है SN1, दूसरा होता है SN2। SN1 SN2 बीच में हम लाइन खींचेंगे, डिस्टिंक्शन भी साथ साथ करते रहेंगे। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, आपके मान लो RX है, RX में आपको पता है हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और R पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई न्यूक्लियोफाइल आए जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, वो आके RX में से X को हटा दे और बना ले RNU। रिएक्शन होता है, ये दो टाइप का होता है, SN1 और SN2 टाइप का होता है। SN1 वाले में देखो पहले क्या होता है, एक कार्बन जिस पे मान लो कोई पहले से हेलोजन जुड़ा हुआ है और जुड़ा है और इसकी हमने 3 वैलेंसी को अल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई किया हुआ है, मतलब ये कितने डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ। इसमें आएगा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आके करेगा रिएक्ट, और रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, सबसे पहले स्टेप में, स्टेप होता है फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेलोजन उठ के यहाँ जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के हेलोजन लेके बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से कार्बन पर प्योर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। आया ना समझ में। हुआ क्या, सबसे पहले स्टेप में ही कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि हेलोजन जो था वो दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन और अपने वाले इलेक्ट्रॉन का पेयर को पूरा लेके बाहर निकल गया, X नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो यहाँ पर कार्बन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये बना कार्बोकैटायन। सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है न्यूक्लियोफाइल,
तो सेकेंड स्टेप में अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक। अब न्यूक्लियोफाइल के पास दो चांस हैं, वो फ्रंट साइड अटैक भी कर सकता है, मतलब जहाँ से हेलोजन लगा हुआ था पहले से, या तो वो वहाँ से अटैक करे या तो उसके बैक साइड से अटैक करे। ठीक है, फ्रंट साइड से अटैक किया तो वो बिल्कुल वही ओरिजिनल वाला शेप ले जाएगा, तो इसको बोलते थे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और अगर पीछे की तरफ से किया तो इसको बोलते थे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो दो प्रोडक्ट क्या बनते हैं यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक ये रहा जिसमें बिल्कुल ओरिजिनल वाला शेप आ गया, और एक होता है उल्टा जिसमें बिल्कुल इन्वर्टेड शेप आ गया। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। इन्वर्टेड प्रोडक्ट इसको बोलते हैं रीटेंटेड प्रोडक्ट। आया? दोनों की मात्रा कितनी कितनी होती है? 50:50, और इस 50:50 मिक्सचर को बोलते थे हम रेसमिक। बात में पहले मैं SN1 ही पूरा क्लियर करता हूँ एक तरफ से। इसको पहले कॉपी करें, स्क्रीन को बीच में रोकें, पहले इतना उतारें, फिर आगे की बात बताता हूँ। ये जो दोनों बने 50:50 मात्रा में, इसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। अच्छा, यहाँ पर जो रेट था रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ RX की कंसंट्रेशन पे। वो डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ और सिर्फ RX की कंसंट्रेशन पे। ये दो स्टेप का रिएक्शन था, और इसमें जो पहला स्टेप था जिसमें RX कन्वर्ट हो रहा था R पॉजिटिव में, ये स्लो स्टेप था। स्लो स्टेप में जो भी रिएक्टेंट होता है, क्या उसी पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स? तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ RX पे डिपेंडेड, और जो कंसंट्रेशन ऑफ RX पे डिपेंडेड होता है उसी की पावर कितनी है? 1। इसीलिए हम इसको बोलते हैं SN1, इसलिए इसको SN1 बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? चलो, आपने यहाँ पर देखा कि इसके मैकेनिज्म में R पॉजिटिव बना। कौन बना बेटा? R पॉजिटिव, मतलब कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कहने का मतलब क्या है? जो अल्काइल हैलाइड हमेशा, जो अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री वाला होगा वो SN1 के थ्रू अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। समझ में? तो आपको कहीं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिलेगा, और अल्काइल हैलाइड तो हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करते हैं, तो 3 डिग्री वाला हमेशा SN1 के थ्रू अपने आप को, हैलोजन को हटा के कुछ दूसरे न्यूक्लियोफाइल को लगाएगा। पहले चांस होगा 3 वाले का, उससे कम चांस होगा 2 वाले का, फिर होगा 1 वाले का। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्लियर हुआ? अब बात करते हैं SN2 में। SN2 में क्या होता है? कार्बन कार्बन कार्बन, मैंने यहाँ पे सिंपल HH लगा दिया। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। पहले देखो, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज X के ऊपर, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज के साथ इस जगह पर अटैक करेगा। इन जैसे जैसे इसके पास जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जैसे इस कार्बन की तरफ अप्रोच करेगा, ये नेगेटिव चार्ज उससे दूर भागेगा, अल्टीमेटली इस वाले हैलोजन के पास चला जाएगा। तो ये X नेगेटिव बाहर निकल गया, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। एक हाइड्रोजन को निकाल के न्यूक्लियोफाइल खुद लग चुका है। यहाँ पर हमेशा बैक साइड वाला प्रोडक्ट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। हैलोजन बाहर। समझ में आ रही है बात? ये SN1 हुआ, ये SN2 हुआ, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ध्यान देने वाली बात क्या है? यहाँ जो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन। पीछे से न्यूक्लियोफाइल आया, सामने से हैलोजन को बाहर निकाल दिया, एक स्टेप में सारा काम खत्म। ठीक है, और इस स्टेप में जब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा होता है और हैलोजन बाहर निकल रहा होता है, उस स्टेट को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। बात क्या है यहाँ पे समझने की? देखो, यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी और RX की कंसंट्रेशन पे भी। क्या दोनों की पावर 1 है? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे 2। आप साथ में लिख देना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, इसीलिए इसको बोलते हैं SN2। आई होप समझ में आया? तो SN2 में क्या याद रखना है? न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से लाते रहो, सामने से हैलोजन को निकालते रहो। इस स्टेट में जब न्यूक्लियोफाइल पूरा पास आ जाता है यहाँ पे
ऑफ रिएक्शन है वो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे और आरएक्स पे। तो इस हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है SN, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है 2, इसलिए इसको बोलते हैं SN2। एक बात और याद रखनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। एक बात बताओ, जितना कार्बन के चारों तरफ बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप होंगे, क्या न्यूक्लियोफाइल को उतना उस कार्बन को देखने में हिंडरेंस मिलेगी, स्टेरिक हिंडरेंस ज़्यादा मिलेगा? तो जितने कम अल्काइल ग्रुप होंगे उतना आसानी से न्यूक्लियोफाइल आएगा, पीछे से अटैक करेगा और हैलोजन को बाहर निकाल देगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो होता क्या है कि यहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस का फैक्टर आता है, तो जितना स्टेरिक हिंडरेंस कम उतनी आसानी से रिएक्शन होगा। तो फर 1 डिग्री वाला जिसमें सबसे कम अल्काइल ग्रुप लगे हैं वो सबसे आसानी से करेगा, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला, यहाँ पर ऑर्डर होता है। आया कि नहीं SN में? तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है SN2 के अंदर अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक हो गया। अब जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल हैं इसके। तो सिर्फ एग्जाम्पल देखेंगे हम, हर बार RX लिखते रहेंगे और X को हटा के कुछ ना कुछ जोड़ते रहेंगे। ठीक है? पहला रिएक्शन विद, मैं सीक्वेंस बनाता हूँ उसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे OH वाला। हाँ, डाल देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये वाला रिएक्शन देखेंगे, RX प्लस KOH। और ये क्या है? एल्कली। एल्कली के साथ क्या रिएक्शन होता है? 2 पार्ट्स में टूटेगा ये, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है कि नहीं? हम X नेगेटिव को बाहर निकाल के OH नेगेटिव को यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? ये KX तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा और ये OH जाके X को हटा के लगा देगा यहाँ पे ROH। समझ में आ रही है बात? तो ये हुआ सिंपल अल्कोहल का प्रिपरेशन। देखो, इससे अगला चैप्टर आता है आपका, जो आप हेलोअल्केन के बाद पढ़ेंगे, वो अल्कोहल पढ़ेंगे। तो जब अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो पहला रिएक्शन यही होगा आपके पास। इस रिएक्शन में जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, ये जो KOH आपको मैंने लिखवाया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक्वस वाली है। कौन सी है? एक्वस वाली। याद रखना है एक्वस। यहाँ पर अगर ये KOH अल्कोहलिक होता, क्या होता? अल्कोहलिक होता, तो प्रोडक्ट कुछ और ही हो जाता, प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट होता, प्रोडक्ट हो जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट। ठीक है? प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या होगा, ध्यान से सुनो। अगर मैंने मान लो यहाँ पे कोई भी RX ले लिया, RX का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो यहाँ 2 कार्बन बना दिए, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया, मान लो ब्रोमीन लगा दिया। पहले इसकी वैलेंसी को पूरा करो, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा के ये सारा पूरा करो। और देखो ध्यान से, जिस कार्बन पे डायरेक्टली हेलोजन जुड़ा होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन बोलते हैं। बोला? अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, क्लियर हुआ आपको? जब भी अल्कोहलिक KOH सामने आए, कौन सा वाला? अल्कोहलिक KOH। तो आपको एक बात याद रखनी है, जैसे अल्कोहलिक KOH आता है तो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना रह के दूसरे टाइप का रिएक्शन बन जाए। हाइड्रोहेलोजिनेशन। इसमें क्या होता है? अल्फा पोजीशन से ब्रोमीन बाहर निकलेगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से Br बाहर निकला अल्फा से, और बीटा से क्या बाहर निकला? हाइड्रोजन। एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो गई, एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो गई, तो क्या यहाँ अल्कीन बन गया? तो यहाँ बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। आया कि नहीं है समझ में? सिंपल सी बात है, आपको एल्कीन बनाना आना चाहिए। ऐसे और भी कार्बन की चेन हो सकती थी, उस हिसाब से आप आंसर लिख देते। तो एल्कीन की प्रिपरेशन मतलब 11th क्लास हाइड्रोकार्बन का कोई प्रिपरेशन जो एल्कीन का था, यहाँ से लिंक अप कर सकते हो उसको। यहाँ तक की बात आपको पूरी क्लियर हो चुकी है। चलो, तो ये है पहला रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्कलीस, रिएक्शन विद एल्कली। ठीक है? दूसरा रिएक्शन पढ़ेंगे आप, रिएक्शन विद साइनाइड। साइनाइड, ठीक है? साइनाइड के साथ कैसे पढ़ेंगे?
मान लो आपने पढ़ा RX, इसको मिलाओगे KCN के साथ। KCN में 2 पार्ट्स होते हैं, K पॉजिटिव CN नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, CN से आपको X को रिप्लेस करना है, सीधा लिख दोगे RCN और यहाँ लिख देंगे आप KX। ध्यान से समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, जब ये बॉन्ड टूटा, ये K था, ये CN था, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड चाहिए, कार्बन को 4 चाहिए, पोटेशियम को 1 चाहिए। देखो सबका पूरा है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। ये वाला बॉन्ड आयनिक होता है, तो यहाँ पे पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी बात सही है। हमारे पास ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो साइनाइड है ये एक न्यूक्लियोफाइल है। अभी क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल, तभी तो आके इसने हेलोजन को हटा दिया। तो हुआ क्या है यहाँ पे कि जो साइनाइड है इस पे 2 पॉइंट हैं जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, एक तो नाइट्रोजन वाला और दूसरा कार्बन वाला, है ना। इस जो देगा तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर, लेकिन वो 2 जगह से दे सकता है, या तो नाइट्रोजन से भी दे सकता है और कार्बन से भी दे सकता है। इस वाले केस में वो कार्बन से ही डोनेट करके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, R के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन का जब बॉन्ड बनेगा, R का मतलब तो कार्बन ही होता है ना, तो ओवरऑल कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ आपको पता है सबसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे कार्बन ही जुड़ेगा कार्बन के साथ, ठीक है। अगर इसकी जगह KCN की जगह मान लो हमारे पास होता है AgCN, फिर मैं RX के साथ रिएक्ट कराता उसको। मैं एक काम करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ ऊपर से, समझने वाला है ये एग्जाम्पल। अच्छा, तो उसमें करना क्या है, देखो अगर यहाँ पे आपके पास KCN की जगह होता AgCN, इसको बोलेंगे सिल्वर साइनाइड, और सिल्वर साइनाइड अगर होता तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिखते RX, नहीं पहले हम AgCN लिखते हैं, AgCN लिख दिया, इसको मिलाएंगे RX के साथ, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ लोन पेयर बना लो, और तो कहीं कोई चार्ज है नहीं। याद रखना, जैसे KCN में 2 हिस्सों में टूट चुका था, K पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में, क्योंकि बॉन्ड वहाँ बीच में आयनिक था। यहाँ बॉन्ड है कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर के साथ इस पर अटैक करेगा और इन दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के इसको बाहर फेंकेगा, X नेगेटिव बाहर निकल गया। तो इस बार R के साथ जो है वो कार्बन ना जुड़ के कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ, N पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, आया कि नहीं आया। तो इस बार जो ये प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होता है, यहाँ से ये पूरा Ag पॉजिटिव बाहर, दोनों इलेक्ट्रॉन का पेयर इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास RN ट्रिपल बॉन्ड C, आया कि नहीं आया समझ में। तो यहाँ पर आ जाता है चार्ज आपके पास RNC, इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड, साथ में AgX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था RCN, इसको बोलते थे अल्काइल साइनाइड। तो इस बार क्या है, अल्काइल आइसोसाइनाइड है आपके पास। तो AgX अलग हो गया, अल्काइल साइनाइड अलग हो गया, आइसोसाइनाइड अलग हो गया। ऐसे आपको सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। फिर कुछ और एग्जाम्पल आप देखोगे तो बस आपको बस वो एग्जाम्पल्स ही याद रखने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। NCERT की एक लाइन में आपको मतलब दिखते रहेंगे, सब समझ में आता रहेगा क्या चक्कर है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल मैं आपको बता ही देता हूँ एक और, जैसे कि एक और एग्जाम्पल होता है ये वाला, कि आपके पास मान लो RX है, RX को उठा के आप मिलाते हैं KNO2 के साथ और AgNO2 के साथ। तो प्रॉब्लम क्या आती है, ये वाला बॉन्ड तो होता है आयनिक और ये वाला बॉन्ड होता है कोवेलेंट, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, NO2 का ऑक्सीजन वाला पार्ट जो होता है, ये NO2 है ना, इसमें क्या होता है, ऐसे होता है ONO, ऐसे बॉन्ड बने होते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है और K पॉजिटिव यहाँ पर होता है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्टली R के साथ जुड़ जाता है, प्रोडक्ट बनाता है RONO, इसको बोलते हैं अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट लिख देते हैं इसको। लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ ऑक्सीजन पे प्योर चार्ज नहीं आएगा, तो नाइट्रोजन जो अपनी लोन पेयर है वो जोड़ेगा R के साथ, तो इस वाले में RNO2 बन जाता है, इसका नाम होता है नाइट्रो एल्केन। तो दोनों केस के प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहे हैं अलग अलग क्या बन रहे हैं। तो उस वाले में है अल्काइल नाइट्राइट, दूसरे वाले में है नाइट्रो एल्केन, ओके। चलो
तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, ठीक है, और उसको साथ साथ जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं साथ में कॉपी करते रहेंगे और मैकेनिज्म के साथ याद रखेंगे, ठीक है। चलो हम अपने कुछ अलग टॉपिक्स पे चलते हैं। कुछ बात समझानी है माना मुझे आपको SN1 के बारे में यहीं पे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा SN1 के बारे में कुछ बातों को आपको याद रखना है, ध्यान से सुनो। आपने देखा था यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था उसका नाम था रेसेमिक मिक्सचर। क्या था? रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर क्या था? ये 50:50 मिक्सचर था दो प्रोडक्ट का, जो दोनों 50-50 की मात्रा में बने थे, क्योंकि 50% चांस थे फ्रंट साइड से अटैक हो और 50% चांस था बैक साइड से अटैक हो। तो 50:50 के क्वांटिटी में वो जो मिक्सचर बनता है उसको बोलते हैं रेसेमिक मिक्सचर। अब मेरी बात सुनना, मैं कुछ आपको फिजिक्स का कुछ पार्ट पढ़ाना है, तो इस चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए। एक होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये आपको ज़रूरी है समझना। क्या होता है, आपके पास एक नॉर्मल लाइट है, ठीक है, मान लो ये नॉर्मल लाइट है जो आपकी तरफ ऐसे जा रही है, तो उसके पास कई सारे प्लेन होते हैं वाइब्रेशन के। ये लाइट के प्लेन ऐसा भी होता है, कुछ ऐसा भी होता है, ऐसे भी होता है, बहुत सारे प्लेन होते हैं। अगर मैं इसको पास करा दूँ किसी ऐसी चीज़ से, मान लो हमारे पास एक स्लिट बनी हुई है ऐसी बिल्कुल, तो बीच का जो गैप है आपका, इसके अंदर से अगर लाइट को पास कराऊंगा तो जो ऐसे इधर उधर वाले प्लेन हैं वो ये क्या करेगा, हाथ इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा हाथ के थ्रू वो बाहर निकल आएगा। तो जो लाइट हमने गिराई वो नॉर्मल लाइट थी। इस प्लेट पे जो मैंने लाइट को, मतलब इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ये स्लिट है, मैंने लाइट को ऐसे पास कराया, तो जो इधर उधर वाले प्लेन थे वो तो हाथ ने एब्जॉर्ब कर लिए, और जो बाहर निकला है जो वो है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलेंगे बेटा? प्लेन पोलराइज लाइट। तो वो लाइट जिनके पास प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ एक ही प्लेन में हो तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। तो आपने क्या समझा अभी तक यहाँ पे कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? वो होती है जिनके पास सिंगल प्लेन होता है वाइब्रेशन का, सिंगल प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होता है, मतलब एक ही प्लेन में जा रही हैं आगे ट्रैवल करके। अच्छा, जिस चीज़ ने उसको ऐसा बनाया उसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं? पोलराइजर। तो आपको प्लेन पोलराइज लाइट कौन देता है? इस ये प्रोवाइड कराता है आपको पोलराइजर। और पोलराइजर का एग्जांपल है कोई आपके पास ऐसा डे टू डे लाइफ में कोई चीज़ है जो पोलराइज कर सकती है लाइट को? बिल्कुल, वो होता है निकोल प्रिज्म या तो टॉर्मलिन क्रिस्टल। टॉर्मलिन क्रिस्टल, ये एग्जांपल्स होते हैं पोलराइजर के। अब ये पोलराइज लाइट जो आपकी बाहर निकली है उसके बारे में ध्यान से सुनो। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट पे जाके हिट करे, ठीक है, देखो हमारे पास 50:50 मिक्सचर दो बने थे हमारे पास। अब अगर कोई सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करा दे, तो वो सब्सटेंस जो इसको रोटेट करा सकता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और जो ना करा पाए वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो होता क्या है, ये दोनों के दोनों जो बनते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, अगर ये वाला प्रोडक्ट जो था वो लाइट को डायरेक्शन में +30 डिग्री डायरेक्शन में क्लॉकवाइज की तरफ शिफ्ट करेगा, तो दूसरा वाला -30 डिग्री शिफ्ट करेगा। एक +30 डिग्री कर रहा है तो दूसरा -30 डिग्री कर रहा है। 30-30 याद रखने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना एक प्रोडक्ट जितना राइट डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को घुमाएगा, दूसरा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो दोनों के पास एबिलिटी घुमाने की तो है, तो मतलब दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तो हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का दूसरा नाम होता है एनेंशियोमर। क्या होता है? एनेंशियोमर। मर से कहाँ से याद आया आपको? कभी आपने सुना होगा आइसोमर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं, जो लाइट के आइसोमर होते हैं, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एनेंशियोमर। तो मर वाला सीन वही वाला है जो आइसोमर के अंदर आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो 30 डिग्री जो राइट में डायरेक्शन एक +30 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो दूसरा माइनस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो अगर देखा जाए दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, मतलब दोनों के दोनों एनेंशियोमर है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रेसेमिक मिक्सचर, तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ 50:50 मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे इस पूरे रेसेमिक मिक्सचर की नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि +30 और -30 को आप मिला के क्या लिखेंगे? 0। कि रेसेमिक मिक्सचर खुद नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी कितने लेके बैठा है? 0। लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स हैं दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। ये सारा पार्ट वैसे आपको फिजिक्स में ऑप्टिक्स वाले पार्ट में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाने को मिलेगा, लेकिन कुछ यहाँ पर भी पार्ट है तो मैंने कहीं क्लियर कर दिया डाउट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो SN1 का आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। चलो अब कुछ मिसलेनियस रिएक्शन रह जाती हैं इसके अंदर, वो हम साथ साथ कवर करेंगे, और जो बचा कुचा पार्ट होगा उसको एक फाइनल लेक्चर में कंक्लूड कर देंगे। तो करना क्या है वो देख लो, बस 2-3 रिएक्शंस हैं, ठीक है। कुछ बेसिक रिएक्शंस याद रखना। हम याद रखेंगे पहले रिएक्शन विद मेटल्स के साथ ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं RX वाले। तो इसका पहला बेसिक एग्जांपल याद रखो, अगर RX को उठा के आपने Mg से मिला दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन जाता है RMgX, और RMgX को बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होता है, ये 200 में टूटता है हमेशा, याद रखना। R में नेगेटिव चार्ज और Mgx पॉजिटिव चार्ज, ऐसे टूटता है 200 में, ठीक है। एक और बात याद रखेंगे आप, RMgX को उठा के अगर आप कभी ऐसे ये ना क्या करता है, ये R नेगेटिव है, गलती से इसको कहीं पे H पॉजिटिव मिल जाएगा तो क्या ये RH बना लेगा, और RH होता है एल्केन। क्या होता है, एल्केन। किसी भी एल्केन में से H को हटाओ, बचेगा क्या, R ही बचेगा ना। चलो, तो RMgX के को अगर आपने कभी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे सब्सटेंस के साथ मिला दिया जिसके पास H+ छोड़ने की संभावना है, तो ये RMgX क्या करता है अपना, ये तो पहले से तैयार बैठा रहता है R नेगेटिव के फॉर्म में, तो जहाँ इसको H+ मिलेगा वहाँ से H+ को खींच के क्या बना लेता है बेटा, एल्केन बना लेता है। तो आपको क्या याद रखना है वो देखो ध्यान से। RMgX आपके पास है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जो H+ आसानी से छूट जाए, जैसे कि पानी HOH, या अल्कोहल, या RNH2, ये सारे के सारे वो कंपाउंड हैं जो आसानी से H+ को छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी H+ निकल जाता है, तो जहाँ जहाँ H+ निकलने की संभावना है वो R से जुड़ेगा और बना लेगा RH, दैट इज़ एल्केन। ये बना हमारा एल्केन, और बाकी का बाई प्रोडक्ट साथ में निकल गया है। तो यहाँ एल्केन हमारा बन चुका है कि नहीं बन चुका। तो रिएक्शन मेटल में हमें क्या याद रखना है कि एल्केन बनता कैसे है, ठीक है। तो अगर हमने एक क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कभी पानी के साथ क्यों नहीं छोड़ा जाता, या खुले में क्यों नहीं रखा जाता। अब भाई खुले के अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर में पानी होता है, पानी से H+ को खींच लेगा और क्या बना लेगा, वो RH बना लेगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसी बातें आपको याद रखनी है। और भी क्या बातें याद रखनी है आपको, देखो कुछ रिएक्शंस हैं बेसिक, वुड्स रिएक्शन वगैरह, ये भी मेटल के साथ रिएक्शन होती है इसकी। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद रखने पड़े रिएक्शन विद मेटल में ही, और देखो कुछ एग्जांपल क्या होता है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे RX, ये पहला रिएक्शन है, इसका नाम याद रखना बेटा वुड्स रिएक्शन। ये होता है वुड्स रिएक्शन, वुड्स की स्पेलिंग WURTZ, वुड्स रिएक्शन। RX लेंगे, 2Na लेंगे, फिर X लेंगे और यहाँ ले लेंगे R, यहाँ 2NaX बाहर निकल जाएगा, R से जुड़ जाएगा, ये है ड्राई ईथर। तो यहाँ बना R और ये बना 2NaX, ये है एल्केन। फिर आपने क्या करा, ये आपका वुड्स रिएक्शन था। एक होता है ऐसे ही फिटिक रिएक्शन, बिल्कुल सिमिलर सा, फिटिक रिएक्शन, FITTIG, साफ साफ लिख देता हूँ, फिर कहोगे समझ में नहीं आया, इसे लिख देता हूँ फिटिक रिएक्शन। ये है B पार्ट। फिटिक वाले में क्या करोगे आप, हेलो एरीन लोगे, यहाँ पे हेलो एरीन ले लिया, मतलब X लगा दिया, फिर यहाँ लिखा आपने 2Na, फिर से यहाँ पे बेंजीन बना दिया और फिर यहाँ पे लिख दिया X, तो 2NaX यहाँ से बाहर निकल चुका है, बेंजीन के साथ बेंजीन जुड़ जाएगा। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाई एराइल और बाईफिनाइल। दो फिनाइल की रिंग आपस में जुड़ चुके हैं ना, इसलिए फिटिक रिएक्शन ये होता है। अब मैं वुड्स का एक कंपोनेंट ले लूँ और फिटिक का दूसरा कंपोनेंट ले लूँ, तो रिएक्शन का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन करना क्या है इसमें, एक तो फिटिक वाला पार्ट ले लूँगा मैं और एक मैं ले लूँगा यहाँ पे वुड्स वाला पार्ट, मतलब X R के साथ लिया, फिर से वही 2NaX बाहर निकाल दिया। रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा देंगे, R, नाम हो जाएगा प्रोडक्ट का अल्काइल बेंजीन। सिंपल से रिएक्शंस हैं, याद रख लोगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन और
फॉस्फेटिक रिएक्शन, ठीक है। ऐसे एक रिएक्शन होता है उल्मान सिंथेसिस, उल्मान रिएक्शन होता है, वो भी देख लो। उल्मान वाले में हम क्या करते हैं, उल्मान से रिएक्शन में क्या करेंगे, इस बार आपने यहाँ पे लिया बेंजीन के ऊपर आयोडीन लेना है स्पेशली, तो बेंजीन के ऊपर लेना है आपको आयोडीन और यहाँ लगा देना है कॉपर। देखो चिपकली ऊपर अंदर का पार्ट दिख रहा है, कहो तो एनाटॉमी पढ़ाऊँ, पढ़ो आ जाओ। ये कॉपर, ये प्लस, तो यहाँ लिख देंगे 2CuI। 2CuI बाहर निकल गया, फिर से 2 बेंजीन की रिंग आपको आपस में जोड़ देनी है, और जब 2 बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ जाती हैं तो नाम क्या होता है उसका, बाइफेनाइल या तो बायराइल। क्या बाहर निकलेगा यहाँ पे 2CuI, इसको बोलते हैं कॉपर आयोडाइड। लगभग मैंने सारी रिएक्शन कंप्लीट कर दी है यहाँ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी सारी हो गई हैं, तो बचेगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करके मैं एक सम अप करके जो बची कुछ बातें होंगी वो कंप्लीट करूँगा। पहले यहाँ तक करो कि सारा प्रिपरेशन आपको याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ में आपको SN1 SN2 का मैकेनिज्म ढंग से आना चाहिए, और उसके जो एग्जांपल्स हैं वो, फिर कुछ रिएक्शंस आपके ये वाले रह जाएंगे, ठीक है, बेसिक्स। तो यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।